रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन ये स्टोरी इस युद्ध पर नहीं है। स्टोरी उस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड किए जाने पर है, जिससे हथियारों की रेस फिर से तेज होने का डर है। इस संधि की वजह से अमेरिका और रूस के बीच जो हथियारों की रेस थी वो थम गई थी। लेकिन हाल ही में जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे तो उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक संबोधन में कहा कि वो इस ट्रीटी को रद्द कर रहे हैं। क्या है ये ट्रीटी और किस तरीके से हथियारों की रेस बढ़ने का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, बताते हैं आपको स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुतिन ने इस संधि को समाप्त करने के क्या कारण बताए। उन्होंने कहा कि इस ट्रीटी की वजह से अमेरिका जो है वो रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है। एट द सेम टाइम रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस खुले तौर पर रूस को हराने की वकालत कर रहा है। ऐसे में पुतिन को लगता है कि रूस के लिए ये बड़ा खतरा है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस संधि को निरस्त करने की घोषणा की। यहाँ आपका एक सवाल हो सकता है कि आखिर ये ट्रीटी यानी ये संधि है क्या और इसे खत्म होने का दुनिया पर क्या क्या असर पड़ सकता है। तो स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी और स्टार्ट 1 पहली बार 1991 में एग्जिस्टेंस में आया था। इसी समय यूएस और यूएसएसआर ने इस संधि पर सहमति जताई थी। तब रूस को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। ये ट्रीटी भले ही 1991 में साइन हुई थी, लेकिन इसे लागू 1994 में किया गया। इसी संधि के तहत यह तय किया गया कि दोनों ही देश कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और कितने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर सकते हैं, तैनात कर सकते हैं। तब न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या 6000 तय की गई और आईसीबीएम्स की संख्या 1600 तय की गई। दोनों ही देश इससे ज्यादा की तैनाती नहीं कर सकते थे। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती वाली ये संधि 2009 में लैप्स कर गई। फिर इसे स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी का नाम दिया गया, जिसके बाद इसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी का भी नाम दे दिया गया। ये संधि अमेरिका और रूस के बीच हुई, तब तक यूएसएसआर कोलैप्स कर गया था। इसमें तय किया गया कि ऐसे हथियारों की संख्या को कम किया जाएगा। ये बात फरवरी 2011 में तय की गई। जो गोल सेट किए गए उन्हें 2018 तक पूरा कर लिया गया। इसके बाद तय किया गया कि आने वाले समय में इस लिमिट का पालन किया जाएगा जो उस टाइम तक अचीव कर ली गई थी। यह भी तय किया गया कि इस ट्रीटी का पालन फरवरी 2026 तक किया जाएगा, तब तक ये लागू रहेगी। इसी ट्रीटी के तहत आईसीबीएम्स की लिमिट 700 की थी, मतलब और कम कर दी गई। इसी में सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर आर्मामेंट्स वाले हेवी बॉम्बर्स भी शामिल थे। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की लिमिट भी 1550 कर दी गई, जो पहले 6000 थी। मतलब पिछली ट्रीटी की तुलना में इन नंबर्स को और नीचे लेके आया गया। ऐसी तैनातियों को वेरीफाई करने की डिटेल प्रक्रिया भी तय की गई, वो इस ट्रीटी का हिस्सा थी। इसके तहत यूएस और रशिया दोनों ही 18 ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन कर सकते थे एक दूसरे की फैसिलिटीज का। हालांकि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने जनवरी में अपने यहाँ की सरकार को बताया कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है। अब पुतिन ने मंगलवार को यह साफ कर दिया कि वो इस संधि से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा करते हुए एक फ्रेज का इस्तेमाल किया कि वी विल डू एज वी प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें जैसा अच्छा लगेगा वो वैसा करेंगे। आगे का मतलब ये हुआ कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स मिसाइल टेस्ट करता है तो रशिया भी इसके जवाब में टेस्ट करेगा। न्यूक्लियर वॉरहेड्स और मिसाइल की तैनाती को लेकर जो संख्या तय की गई थी उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब ये संख्या जो है वो ऊपर जा सकती है। दोनों साइड्स एक दूसरे की फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे इन ऑल प्रोबेबिलिटी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे न्यूक्लियर आर्म्स की जो रेस है, जो थम गई थी, उसके फिर से रफ्तार पकड़ने का डर है, इसकी आशंका है। इन सबसे होगा ये कि कोल्ड वॉर के बाद जो दुनिया नॉर्मेल्सी की तरफ बढ़ती दिख रही थी वो फिर से अशांति की तरफ तेजी से बढ़ने लगेगी। रिलेटिव पीस की तो वैसे भी बैंड बजी हुई है। इस बीच 1 साल बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। रशिया और वेस्ट की तरफ से जो पोस्चरिंग है वो अपनी अति पर है। कई बार एन वर्ड यानी न्यूक्लियर वर्ड का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। थैंक गॉड कि इसका सिर्फ इस्तेमाल ही हुआ है, वरना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के साथ जो हुआ था वो इस बात के उदाहरण है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स दुनिया के साथ क्या कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होना है जिसके सहारे कोशिश ये है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। यूक्रेन ने इस रेजोल्यूशन के मामले में भारत से मदद मांगी है। आने वाले कुछ दिनों में रेजोल्यूशन पर वोटिंग होनी है। एक बार के अपवाद को छोड़ दें तो ऐसे रेजोल्यूशंस के मामले में भारत एब्सटेन करता है। एब्सटेंशन का मतलब ये होता है कि ना तो रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करना है और ना ही इसके अगेंस्ट वोट करना। देखने वाली बात ये होगी कि भारत इस बार क्या करता है। अच्छा, नियर फ्यूचर में इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। उल्टे रिपोर्ट्स की माने तो रशिया स्प्रिंग ऑफेंसिव की तैयारी में है। रूस के नए हमलों को झेलने के लिए यूक्रेन वेस्ट से टैंक्स और फाइटर प्लेन्स मांग रहा है
और रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि वेस्ट के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए चीन भी रूस की मदद कर सकता है। मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है 1 साल के इस युद्ध के बाद, और दुनिया फिंगर क्रॉस करके बैठी है कि किस तरीके से ये युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। मीनवाइल ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।